नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 की। दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने कल इस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और 34 साल बाद शिक्षा के क्षेत्र में मेजर बदलाव किए गए हैं। अब से पहले 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी। उसके बाद 2015 में सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव के लिए सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया और उसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया और इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर इस नई शिक्षा नीति 2020 को तैयार किया गया है, जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी 29 जुलाई 2020 यानी कल दी है। अब हम सिलसिलेवार जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या मेजर बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले हम स्कूल एजुकेशन के रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इनमें सबसे पहला है कि जो एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया है और अब नया 5+3+3+4 क्यूरिकुलम सिस्टम लाया गया है। इसमें जो पहले 5 साल होंगे उसको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है और इसमें पहले 3 सालों में प्री स्कूलिंग होगी और बाद के 2 सालों में पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई कराई जाएगी, जबकि आने वाले 3 सालों में तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा की पढ़ाई की जाएगी और छात्रों को विज्ञान, गणित, आर्ट्स, सोशल साइंस के विषयों को पढ़ाकर उनको भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। जबकि आने वाले 3 सालों में 6ठी, 7वीं और 8वीं, जिसको मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है, उसके बाद जो लास्ट के 4 साल होंगे उसमें 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी और छात्रों को एक विशेष पाठ्यक्रम के तहत एक विशेष फील्ड में स्किल के साथ तैयार किया जाएगा। ऐसा प्रोविजन इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। जो दूसरा बड़ा बदलाव इस शिक्षा नीति में है वो 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिसमें हर 6 महीने के बाद एग्जाम होंगे और उसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तीसरा बदलाव यह है कि 5वीं कक्षा तक छात्रों को या तो मातृभाषा में या उनकी रीजनल लैंग्वेजेज में पढ़ाया जाएगा। मतलब अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अगर कोई छात्र रीजनल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो 5वीं कक्षा तक वो पढ़ सकते हैं, जबकि अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा। साथ ही साथ जो एक और बड़ा बदलाव है वो है कि डिसिप्लिन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब तक हमारे देश में 3 मेजर डिसिप्लिन होते थे, एक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, लेकिन अब इस तरह के डिसिप्लिन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब यदि साइंस का छात्र हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, या ह्यूमैनिटी का छात्र अगर फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। उसके लिए एक पूल सिस्टम बनाया जाएगा बहुत सारे कोर्सेज का, और आप अपनी रुचि के हिसाब से उसमें से अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं और उन सभी सब्जेक्टों को पढ़ सकते हैं। इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा डिटेल में अभी उस पर आगे क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। दोस्तों, एक और बदलाव किया गया है कि हर स्कूल के अंदर नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसको परख का नाम दिया गया है, वो बनाए जाएंगे और उनका काम ये होगा कि वो छात्रों की क्षमताओं के आधार पर उनकी परख करेंगे कि ये छात्र किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं और उन छात्रों को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही साथ कि जब कोई छात्र स्कूल से निकलेगा, 12वीं की पढ़ाई करके स्कूल से एग्जिट करेगा, तो उस छात्र के अंदर कम से कम एक स्किल किसी पर्टिकुलर फील्ड की जरूर होनी चाहिए, ऐसा इंश्योर किया जाएगा। और साथ ही साथ उसके रिपोर्ट कार्ड में उसके बारे में लिखा जाएगा कि इस छात्र ने इस फील्ड में ये स्किल डेवलप की है और ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। साथ ही दोस्तों, अब जो रिपोर्ट कार्ड बनेंगे वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे, जिसमें केवल अंकों का ब्यौरा नहीं होगा बल्कि उस छात्र की क्या क्षमताएं हैं, उस छात्र ने किस क्षेत्र में स्किल डेवलप की है, उस सब की डिटेल दी जाएगी। क्योंकि इवेल्युएशन सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। अब छात्र खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं, उनके सहपाठी भी उनको मार्क्स देंगे और जो टीचर उसको पढ़ाता है वो टीचर भी उसका मूल्यांकन करेगा। उस सभी के आधार पर उस छात्र का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। एक और जो बड़ा बदलाव शिक्षा में किया गया है वो ये है कि 6ठी क्लास से इंटर्नशिप लागू की जाएगी। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि 6ठी कक्षा से छात्रों को उनके रुचि के सब्जेक्टों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। सपोज कोई छात्र अगर पेंटिंग में उसका इंटरेस्ट है तो उसको एक अच्छे प्रोफेशनल पेंटर के पास भेजकर उसको इंटर्नशिप दिलाई जाएगी। अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो उसकी कंप्यूटर के हाई क्लासेस उससे उस छात्र के लिए दिलवाई जाएंगी, उसको इंटर्नशिप कराई जाएगी ताकि प्रैक्टिकल स्किल्स
छात्र की उस फील्ड के अंदर डेवलप हो सके। एक और बड़े बदलाव के रूप में विकसित देशों की तरह हमारे देश में भी छठी की कक्षा से कोडिंग पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी, जिसके माध्यम से हमारे छात्र प्रोग्रामिंग स्किल्स उनकी मजबूत हो सकें तथा वो मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटर टेक्नोलॉजी, जो आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं उनकी अच्छी जानकारी उनको हो सके और साथ ही इन टेक्नोलॉजी में वो अपनी स्किल्स बना सकें। दोस्तों, अब हम हायर एजुकेशन के मेजर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। हायर एजुकेशन में जो सबसे बड़ा बदलाव है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि आप किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं और किसी कारणवश आप उस कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं, तो पहले सिस्टम के हिसाब से आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब नए सिस्टम में यदि आप उस कोर्स को 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप यदि 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और यदि आप 3 साल पूरे करते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री दी जाएगी। साथ ही साथ जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनको 4 साल की बैचलर डिग्री दी जाएगी विद रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ में, और चौथे साल में उनको रिसर्च के हिसाब से तैयार किया जाएगा। उस तरह के पाठ्यक्रम उनके कोर्स में शामिल किए जाएंगे। इसीलिए जो एमफिल जैसे कोर्सेज हैं उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, क्योंकि नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जो बैचलर डिग्री है, उसी के अंदर आपको रिसर्च के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ एक और बड़ा बदलाव इस नई शिक्षा नीति में किया गया है, वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये एक नई कंसेप्ट इसमें डाली गई है। इसका मतलब है कि जब आप किसी डिग्री में पढ़ते हैं और जो कोर्स आप पढ़ के जो क्रेडिट अर्न करते हैं, आपका एक अकाउंट होगा और उस बैंक के अंदर आपके वो क्रेडिट जमा होते रहेंगे। तो यदि आप उस कोर्स को बीच में किसी कारणवश छोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद उस कोर्स को दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो आपका रिकॉर्ड जो आपने कोर्स पढ़ रखे हैं वो उस बैंक में रहेगा और आप बाकी के बचे हुए कोर्सों को पढ़कर उस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, उस डिग्री को हासिल कर सकते हैं। एक और बदलाव है जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी। ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब है कि हमारे देश में जो कॉलेजेस हैं वो भी यूनिवर्सिटीज की तरह ऑटोनॉमी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना सिलेबस में बदलाव खुद कर सकें, वो अपने प्रश्न पत्र खुद बना सकें। तो उसके लिए ये प्रोविजन रखा गया है कि पहले इवेल्युएशन होगा उन कॉलेजेस का कि क्या वो कॉलेज इतने सक्षम हैं कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। तो उसी इवेल्युएशन के आधार पर उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, इसलिए ग्रेडेड ऑटोनॉमी का प्रोविजन रखा गया है। दूसरा साथियों, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रोविजन है। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगी जो ये देखेगी कि हमारे देश में किस तरह की रिसर्च होनी चाहिए और जो वो रिसर्च है वो देश की समस्याओं को कैसे उनका समाधान ढूंढ सकती है, उस तरह की रिसर्च को बढ़ावा देने का काम करेगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली रिसर्च होनी चाहिए, उस तरह की रिसर्च पे जोर देगी। ये सब काम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का होगा। साथ ही साथ एजुकेशन को इंटरनेशनलाइजेशन किया जाएगा। मतलब हम ऐसी अपना सिलेबस तैयार करेंगे ताकि दूसरे देश के छात्र भी हमारे यहाँ पढ़ने आ सकें, या यदि हमारे छात्र दूसरे देश में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां के सिस्टम में आसानी से एडजस्ट हो सकें। इसलिए एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन करने का भी प्रोविजन इस नई शिक्षा नीति में दिया गया है। साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेजेज में ई कंटेंट तैयार किए जाएंगे ताकि क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान बढ़ाने के अवसरों को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा। वो हायर एजुकेशन कमीशन पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को देखेगा, उसके अंदर जो भी उसके स्टैंडर्ड्स, उसका एक्रेडिटेशन और उसके और जितने भी मेजर्स हैं उन सब के डिसीजन हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा लिए जाएंगे। साथ ही साथ सिंगल रेगुलेटर बॉडी कर दिया गया है हायर एजुकेशन के लिए। इससे पहले हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में कई सारी रेगुलेटरी बॉडी जैसे यूजीसी, एआईसीटीई काम करती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के हिसाब से केवल एक रेगुलेटरी बॉडी होगी और इसको नाम दिया गया है लाइट विद टाइट, जो एक बॉडी बहुत ही रिगरसली हायर एजुकेशन सिस्टम पे नजर रखेगी। दोस्तों, अब हम एक और बड़ा बदलाव जो सरकार की इस नई नीति में किया गया है कि 6% ऑफ द जीडीपी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी, जो कि अब तक केवल 4 या 4.5% है। तो इसको बढ़ाकर 6% किया जाएगा ताकि शिक्षा को और समृद्ध बनाया जा सके, ताकि इस देश के जो छात्र हैं वो एक अच्छी रोजगार परक शिक्षा हासिल कर सकें और इस देश के अर्थव्यवस्था में, इस देश के
बढ़ोतरी में अपना योगदान कर सकें। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन नई शिक्षा पद्धति में किया गया है। इसमें जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनको 3 कैटेगरी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में बांटा जाएगा। टाइप 1 जो होंगे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी, उनकी टैगिंग की जाएगी। टाइप 2 के अंदर टीचिंग यूनिवर्सिटीज होंगी और टाइप 3 में हमारे कॉलेजेज होंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो इसी के साथ एक हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनाई गई है जो इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी की डिमांड के हिसाब से उनकी ग्रांट डिसाइड करेगी कि किस इंस्टीट्यूट को कितनी ग्रांट मिलनी है। और दोस्तों साथ ही साथ MHRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव इस नई शिक्षा नीति में किए गए हैं, क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया गया है, इसमें इंटर्नशिप की कंसेप्ट लाई गई है, इसमें 6ठी क्लास से कोडिंग का प्रोविजन रखा गया है। तो ये ऐसे प्रोविजन हैं जिनके माध्यम से जो हम अपने छात्रों को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि जब वो एजुकेशन लेकर बाहर निकलेंगे तो उनके अंदर कोई ना कोई विशेष स्किल होगी ताकि वो उस क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। तो इससे ना केवल हमारे छात्रों को रोजगार लेने में आसानी होगी बल्कि वो अपना बिजनेस शुरू करके रोजगार देने का काम भी कर सकते हैं। तो ये तय है कि ये एजुकेशन जो पद्धति आई है, जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें बहुत ही अच्छे कदम उठाए गए हैं, लेकिन देखना यह है कि कितने प्रभावी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है ताकि इसके सही परिणाम देश के सामने आ सकें। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल ये होगा कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये कब से लागू होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, अभी इसको संसद में रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स इस एजुकेशन पॉलिसी को एडॉप्ट करेंगे और आने वाले जो नया हमारा शैक्षणिक सत्र होगा 2021 और 22 उससे इस नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ जानकारी इस नई शिक्षा नीति के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लाए जा सकें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।